ओके, मोनोस्पेस में क्या होता है कि ईच लेटर की विड्थ जो है सेम होगी। कर्सिव में क्या होता है कि हैंड राइटिंग, जिस तरह कोई डिज़ाइनर जो है या कोई जो इस तरह की स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, जो फॉन्ट लिखते हैं अपने डिज़ाइन में, तो उसको फिर हम अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके हम उसको एक फॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कर्सिव कहलाते हैं। और फैंटेसी में कुछ मतलब कि जिस तरह चिल्ड्रंस वगैरह के लिए होते हैं या फैंसी टाइप के फॉन्ट स्टाइल वगैरह, वो फैंटेसी में आ जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसके आगे उस फॉन्ट का नाम हमने रखना है। अब ये देखें, P क्लास P1, P2, P3। अब P1 को फॉन्ट फैमिली जो है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट फैमिली अब ये पता नहीं कौन सा है, मोनोस्पेस। ये मोनोस्पेस फॉन्ट फैमिली है, ये सांस सेरिफ है और ये सेरिफ है। ये फॉन्ट का नेम है, ये भी फॉन्ट का नेम है और ये भी फॉन्ट का नेम है। अब ये देखें, सेम वेबसाइट पे सेम पेज पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन तीनों के फॉन्ट स्टाइल चेंज है। अब ये मोनोस्पेस है, इसमें जितने भी हैं फॉन्ट के साइज सारों के, इसकी विड्थ जो है सेम होगी। ओके, फॉन्ट वेब सेफ, फॉल बैक फॉन्ट्स। अक्सर होता है कि अब डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, सफारी है। हर सिस्टम के हिसाब से, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप लोग अपने सिस्टम पे कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी और के सिस्टम में वो वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट के नाम रख देते हैं। ये फ़ॉन्ट का नेम रखा, ये भी फ़ॉन्ट का नेम रखा। अगर तो जिस सिस्टम पे ये वेबसाइट चल रही है, ये पेज चल रहा है, उसमें अगर ये फ़ॉन्ट मिल जाता है तो ये वाला वर्क करेगा, पहला वर्क करेगा। कोमा के बाद हम दूसरा फ़ॉन्ट नेम रखते हैं। अगर तो इसको पहला फ़ॉन्ट फैमिली नहीं मिलती है तो फिर इसको सेकंड वाले मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलता है तो सांस सेरिफ कोई ना कोई तो उसके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, कोई ना कोई इंस्टॉल होगा। तो फिर वो जोन सा उस फॉन्ट फैमिली का कोई फॉन्ट होगा, वो उसको यूज़ कर रहा होगा उसके ब्राउज़र में। तो ये फॉल बैक फॉन्ट्स होते हैं। अब ये इसमें लिखा हुआ है एरियल किस फैमिली का है, ये किस फैमिली का है, ये किस फैमिली का है। इसी तरह जोन से जिस फैमिली के हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे। जी, अगर अकेला लिख देते हैं, उसको वो फॉन्ट नहीं मिलता है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्क्वायर से बन जाते हैं या क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो वो फिर इस तरह वर्क कर रहा होगा, क्योंकि उसको फॉन्ट ही नहीं मिलेगा तो वो फिर उसको कुछ टेक्स्ट नज़र भी नहीं आएगा। वही तो बताया अभी। अगर तो उसको नहीं मिलता है, फॉन्ट फैमिली वाले नहीं मिलता है, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के साइन होते हैं या फिर स्क्वायर कोई साइन आ जाता है, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, उसकी जगह कोई स्क्वायर साइन या फिर क्वेश्चन मार्क साइन आ जाता है, बॉक्स बने हुए होते हैं। ओके, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, नॉर्मल है, इटैलिक है। अब इटैलिक जो है हम HTML में भी कर सकते थे, किस टैग से, आई के टैग से, लेकिन हम HTML की हद तक ही रहने देते हैं। स्टाइलिंग जो करनी होती है वो हम ज़्यादातर CSS के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसको हम इटैलिक भी कर सकते हैं और ऑब्लिक भी कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी से, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। फॉन्ट वेट, हमने फॉन्ट का साइज़ हम बोल्ड कर रहे थे B के टैग से, या अगर किसी टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देनी हो हम उसको स्ट्रॉन्ग टैग से लिखते थे, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। तो अगर हमने स्टाइलिंग के ज़रिए करना है तो फॉन्ट वेट, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वेट जो होता है नॉर्मल होता है।
फ़ॉन्ट वेट लाइटर करना है, वो नॉर्मल से भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट वेट हम नंबर्स में भी लिख सकते हैं, हम नंबर्स में भी लिख सकते हैं 100 से लेकर 900 तक। 100 लिखेंगे थिन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 400 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 400। 900 करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट वेरिएंट, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स करते हैं। पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में ही, उसके आगे जितने हैं लिखे जाएंगे कैपिटल में ही। ये कैपिटल कैप्स लोग जिस तरह ऑन करके लिखते हैं कि कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे, लेकिन ये स्मॉल कैप्स कैप्स लोग ऑन करके अगर हम लिखते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इसको माय नेम इज हैज रेफरेंस, रन करते हैं, ये देखें सेम वही कैप्स लोग ऑन करके लिखा तो कैपिटल लेटर सारे। अगर इसको हम स्मॉल में कर देते हैं, अभी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने ये सारा वैसे ही कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर हम माय नेम इज एज इस तरह लिखेंगे तो स्मॉल जो लेटर्स हैं वो लिखे तो कैप्स लॉक में ही जाएंगे, लेकिन स्मॉल साइज में ही होंगे। ये फॉन्ट वेरिएंट हो गया। फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। हम किसी भी H1 या H2 या किसी भी टेक्स्ट का स्पैन में भी अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो, हम उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स है, इसको 60 पिक्सल्स करेंगे तो ये 60 पिक्सल्स में आ जाएगा। 30 पिक्सल्स करते हैं तो ये फॉन्ट साइज H2 का भी 30 पिक्सल्स है, तो ये सेम फॉन्ट साइज बन जाएंगे, ये सेम फॉन्ट साइज बन जाएंगे। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पता लग रहा है कि H1 में लिखा हुआ है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हम फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन जब SEO या वेब सर्च इंजन जो हैं वो जब इसको डिटेक्ट करेंगे, इस कोड को देखेंगे, इसका मतलब होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। उसी तरह हम किसी भी पैराग्राफ को भी, इसको भी हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करेंगे तो 60 पिक्सल में इस तरह हो गया, 6 पिक्सल्स करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। सेट फॉन्ट साइज विद EM। अच्छा, अब EM आ गया। बॉडी में या हमने डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू सेट की हुई है 16 पिक्सल्स है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 16 पिक्सल्स होती है। फॉन्ट साइज वगैरह जो है पैराग्राफ का 16 पिक्सल्स में लिखा जाता है। एक EM जो है वो 16 पिक्सल्स का होता है। एक EM 16 पिक्सल्स का होता है, तो 2 EM कितना होगा? 32 पिक्सल्स। 2.5 EM जो है 40 पिक्सल्स का। उसी तरह 1.875 EM जो है 30 पिक्सल्स का बन रहा है, और 0.875 जो है 14 पिक्सल्स का बन रहा है। तो वैल्यू ये हमारे अपने पे डिपेंड करता है, हम पिक्सल्स में लिखना चाहते हैं, EM में लिखना चाहते हैं, परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, REM में लिखना चाहते हैं, तो ये हमारे खुद पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल ज़्यादा जो वैल्यूज़ है या EM में लिखी जाती है या फिर पिक्सल्स में लिखी जाती है, इस दो में ही ज़्यादा लिखी जाती है। जी फॉन्ट, अच्छा रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज है। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद द VW यूनिट विच मीन्स द व्यू पोर्ट विथ। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव जब हम वेबसाइट्स बना रहे होंगे तो हम रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे स्क्रीन की साइज़ स्मॉल होती जाएगी, फॉन्ट साइज़ भी स्मॉल होता जाएगा, स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ती जाएगी साइज़, तो फॉन्ट का साइज़ भी जो है, टेक्स्ट का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा।
अब अगर हम इसको रीसाइज करते हैं तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ देखें, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसको डिक्रीज़ करते हैं विथ, तो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ देखें, वो भी स्मॉल होता जा रहा है। तो ये हमने किस तरह अचीव किया? VW के मदद से, व्यू पोर्ट विथ। अगर हम इसको 10 पिक्सल करते हैं तो क्या होगा? साइज़ पिक्सल्स में आ गया। इसको हम साइज़ को बड़ा करें या छोटा करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने पिक्सल्स में रखा है। अगर हम इसको VW में कर देते हैं तो क्या होगा? ये व्यू पोर्ट विथ के हिसाब से साइज़ को लेगा। हम जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ करते हैं साइज़ इसका, तो फ़ॉन्ट का साइज़ भी या टेक्स्ट भी वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ हो रहा होगा। फ़ॉन्ट गूगल, हम गूगल फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड, ओके जी, गूगल फ़ॉन्ट्स वेबसाइट है, गूगल फ़ॉन्ट्स है, गूगल फ़ॉन्ट्स जी, गूगल फ़ॉन्ट्स वेबसाइट है। गूगल हमें ब्राउज़र के लिए फ़ॉन्ट्स भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना हो जो आपको पसंद आ रहा हो, लेट्स सपोज आपने कोई अपनी वेबसाइट बनानी है, उसका कोई मेन टैग है या मेन हेडिंग है, उसका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो ये, या अगर अपना नेम, लेट्स सपोज मैं अपना नेम रखता हूँ, उमैर। अब देखें, ये मुझे साथ से बता भी रहा है कि किस फॉन्ट में आपका जो नेम है वो किस तरह का नज़र आएगा। अब इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा होगा, आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है और उसको अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का क्या तरीका है मैं दिखाता हूँ जी। ओके जी, रेलवे, ये फ़ॉन्ट साइज़, इसको सिलेक्ट करना है या कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं सिलेक्ट है। एक तो ऑप्शन है डाउनलोड फैमिली, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऑप्शन है, अब यहाँ से हमने रेगुलर सेलेक्ट करना है, रेगुलर सेलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस स्टाइल है, सिलेक्ट दिस स्टाइल किया, लिंक की मदद से या इंपोर्ट की मदद से। हम लिंक की मदद से करना चाह रहे हैं। सिंपल यहाँ से इस लिंक को, ये जो टैग जो है इसको हमने कॉपी करना है, इसको कॉपी किया, प्रैक्टिस में CSS2 ओके जी, index.html में यहाँ पे हेड के टैग में आके, हेड के टैग में आके आप लोगों ने वो वाला कोड पेस्ट कर देना है। अब देखें वो लिंक हो रहा है, जिस तरह हम अपने स्टाइल शीट को लिंक करते हैं उसी तरह हमने अब इस फॉन्ट फैमिली को लिंक करना है। लिंक कहाँ से करना है, उसने हमें कोड प्रोवाइड किया हुआ है। सिंपल वो वाला कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब लेट्स सपोज अगर मैं अपना यहाँ पे नेम लिखता हूँ H1 में उमैर, अभी देखें ये फॉन्ट साइज इसका जो भी है, यहाँ पे इसको सेंटर लाइन करते हैं, सेंटर लाइन हो गया। अगर इसका फॉन्ट फैमिली हमने चेंज करना है, यहाँ पे हमें ये CSS रूल्स भी बता रहा है, फॉन्ट फैमिली, रेलवे और साथ में फिर सैंस सैरिफ, इसको हमने कॉपी करना है। अगर तो रेलवे मिल जाएगा, अगर तो, क्योंकि हमने वेबसाइट को लाइव भी तो करना है, हमारे अपने सिस्टम में तो आ रहा है। अच्छा, अब इसका क्या मकसद है इस कोड का, ये कोड जो है ये नेट से चल रहा है डायरेक्ट, आपकी वेबसाइट जो है वो तो नेट की मदद से ही चल रही होगी,
तो जैसे ही नेट कनेक्ट होगा तो ये गूगल के फ़ॉन्ट्स भी उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। और ये फ़ॉन्ट फैमिली देखें, यहाँ पे आपको रेलवे नज़र आ रहा होगा, फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे जो हमने सेलेक्ट किया था। तो ये फिर क्या कहते हैं, गूगल की तरफ से फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे इस सिस्टम में या इस वेबसाइट में आ जाएगा साथ साथ। अब अगर हमने इसको टारगेट करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे sans serif, अब देखें इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज हो गया। तो ये इस तरह फ़ॉन्ट साइज चेंज होता है। आपने जिस जिस एलिमेंट या टैग में स्टाइलिंग में यह फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे लिखना है, अगर तो ये फ़ॉन्ट फैमिली आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो फिर कौन सा चलेगा, ये वाला जो सेकंड में लिखा हुआ है वो वाला फ़ॉन्ट स्टाइल उस सिस्टम से उठा के ऑटोमेटिकली वो वाला शो करवाने लग जाएगा। अच्छा, ये मैं कर रहा हूँ इनलाइन स्टाइलिंग। हम सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। स्टाइल H1 को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर और फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने काफ़ी जगह, एक तो ये सॉल्यूशन था, अब मैं एक और H2 लिख देता हूँ, सेम सेम नेम, लेकिन इस पे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हुआ है, इस पे नहीं हुआ है। अब एक सॉल्यूशन है कि मैं इसमें भी दोबारा से फ़ॉन्ट फैमिली लिखूं इस तरह, रेलवे अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। एक सॉल्यूशन ये है कि मैंने अगर अपनी पूरी वेबसाइट में पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बॉडी को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट फैमिली, रेलवे, यहाँ पे सेरिफ कर दें बेशक, तो वो फिर सारों में अप्लाई हो जाएगा। एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने सारों में भी नहीं करना है और किसी किसी टैग में करना है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे पी का टैग यूज़ करते हैं जी। अब देखें इसका इस टाइम भी रेलवे हो गया है, बॉडी में से रिमूव करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज उसमें आ गया जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है। अब एक सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट रेलवे के नेम से क्लास बना दूँ और फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे। अब मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, अपनी उसकी असल कंडीशन में आ गया। सिंपल क्लास देंगे, क्लास फ़ॉन्ट रेलवे। अब क्या होगा, जिस जिसको मैंने अप्लाई करना है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होती रहेगी। तो इस तरह भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है एक, इसमें देखें ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है, ये फ़ॉन्ट साइज़ और है, ये फ़ॉन्ट साइज़ और है, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट है, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज है थोड़ा सा, ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज है। तो इस तरह जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चंद ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन यूनिक चूज़ करें ताकि आपकी वेबसाइट प्यारी से प्यारी और खूबसूरत से खूबसूरत लगे। अब ये देखें, ये इस टाइम आपको सिंपल CSS और HTML नज़र आ रही है। ये सब HTML और CSS की मदद से हम
कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे पेज से आके होम पे आते हैं, अब इसका इफेक्ट देखिएगा। ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से है। जी अच्छा, ये सारी स्टाइलिंग आप लोग अब भी कर सकते हैं। हमने सब कुछ इतना कवर कर लिया है। हमारा ये वाला टॉपिक रहता है कि माउस जैसे ही यहाँ पर आए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक हो गया, तो ये भी हमने कवर कर लेना है। ये देखें, लिंक पे आए कलर इसका चेंज हो जाता है, ओवर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो पेज हो ये डिज़ाइन भी मैंने ही किया हुआ है क्विज़र का, ये हमारी वेबसाइट है। अच्छा, एक ये था, इसी तरह डिफरेंट है ये फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह, ये सारे आप लोग गूगल फ़ॉन्ट जो भी पसंद है उसको सिलेक्ट करें और अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है, वो जाके देख लीजिएगा। हम अपनी वेबसाइट पे आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आइकन जी हम कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जब आप लोग अपनी वेबसाइट अपलोड कर रहे होंगे तो साथ साथ फ़ॉन्ट्स भी अपलोड हो रहे होंगे। जैसे ही कोई दूसरा यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा वो साथ साथ फ़ॉन्ट डाउनलोड भी हो रहे होंगे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी वेबसाइट की। इस वजह से हम जितने ये फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं या फिर आइकन्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे हम उनके सर्वर पे ही रहने देते हैं, हम डाउनलोड नहीं करते हैं, सिंपल लिंक लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस डाउनलोड के साथ आइकन लगा हुआ है, व्यू डेमो के साथ आइकन लगा हुआ है, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? फॉन्ट ऑसम आइकन्स, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, फॉन्ट ऑसम .com। फॉन्ट ऑसम में गए, यहाँ पे स्टार्ट में एंटर योर ईमेल टू क्रिएट योर फर्स्ट किट। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है, इस पर अब आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अकाउंट है तो आपके अकाउंट में एक इसका कोड आया हुआ होगा, वो कोड अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो आप लोग फिर फॉन्ट आइकन्स को यूज़ कर सकते होंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो आप लोगों को फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ईमेल होना चाहिए। ईमेल अपनी यहाँ पे देंगे, वो आपको एक कोड सेंड कर देगा। तो हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। ओके जी, सेंड किट कोड, चेक योर ईमेल। आप लोगों को आप लोगों के मेल बॉक्स में एक इसका कोड आ गया होगा। कोड पे देखें, यहाँ पर क्लिक कन्फर्म टू योर ईमेल एड्रेस एंड सेट थिंग्स अप। यहाँ पे पासवर्ड, ओके जी। अब ये वाला कोड है, ये कोड आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी कर लिया,
अपनी यहाँ पे आके वेबसाइट पे उसके हेड के टैग में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस तरह एक और कोड लगा दें, इस तरह के बहुत सारे कोड्स आ जाएंगे आपके पास जो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिंक करने होंगे। हमने गूगल फ़ॉन्ट कर लिया, फ़ॉन्ट ऑसम कर लिया, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के भी आइकन्स यूज़ कर रहे होंगे या फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह ये कोड बहुत मर्ज हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी नहीं लगेगी। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है रिमेंबर करने का, क्या होता है, कमेंट सब अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम आइकन्स और यहाँ पर कस्टम स्टाइल शीट्स और यहाँ पे टाइटल। इसका तो वैसे भी पता लग रहा होगा, लेकिन अब देखें गूगल फॉन्ट्स का ये कोड यहाँ तक है, हमें पता लग रहा है। फॉन्ट ऑसम आइकन्स का यहाँ तक कोड है, कस्टम स्टाइल शीट्स का यहाँ तक कोड है। इसको हमने वैसे ही रिमूव कर देना है, तो हम इसको स्टाइल में आके ओके जी। अब देखें, आपको भी थोड़ी बहुत समझ लग रही होगी, थोड़ी बहुत क्या सारी लगनी चाहिए। गूगल फॉन्ट्स, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, कस्टम स्टाइल शीट्स और ये टाइटल। अब फॉन्ट ऑसम हमने यूज़ कर लिया, उसका कोड यूज़ कर लिया। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे ही आके फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आके आइकन्स में हम आएंगे। ओके, ये कोड पहले हमारे इस ब्राउज़र में है। आइकन्स में आए, अब यहाँ पर ऑल 7864 ऑसम आइकन्स है। हम यूज़ कर रहे हैं फ्री, हमने इसको पे नहीं किया है, तो आप इसको यहाँ पे फ्री सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री में अब ये सारे के सारे फ्री आइकन्स आएंगे, 1608 आइकन्स है। अगर हमने कोई बुक का आइकन यूज़ करना हो, बुक हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें बुक आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा इसको यूज़ करने के लिए ये HTML का कोड कॉपी किया हमने, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, आई क्लास FAS FA बुक। अब इससे क्या होगा, FAS से हमें पता लग रहा है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम है, और हम आइकन कौन सा यूज़ करने लगे हैं, फॉन्ट ऑसम का बुक आइकन। सेव करेंगे, अपनी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे अब देखें बुक का, अगर यही कोड हमने बटन में लगाना होता, बटन का कोड बुक का आइकन स्पेस देकर डाउनलोड बुक। अब देखें बुक का आइकन साथ में टेक्स्ट है, ये सिर्फ आइकन आ रहा था, डाउनलोड बुक किया। इसी तरह अगर डाउनलोड बुक की जगह डाउनलोड का आइकन लेकर आना हो, तो यहाँ पर अगर डाउनलोड लिखेंगे, मे बी इसका ये आइकन बनाओ, ये देखें डाउनलोड का आइकन आ गया। अच्छा, ये डाउनलोड मैंने जो लिखा है वो यहाँ पर डाउनलोड होगा इसका ऑलरेडी। हमने बुक देखा था ना, डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड का ये आइकन बना होगा। फाइल कोई डाउनलोड करनी है, उसका आइकन जो है FA फाइल डाउनलोड, ये देखें ये फाइल का आइकन, आइकन छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर बटन में हमने लगाना है
तो वो बटन के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, बटन के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बटन के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही है। अगर हम इसका आइकन बड़ा कर देते, टेक्स्ट छोटा कर देते, वो बुरा लगता, या आइकन छोटा होता टेक्स्ट बड़ा होता तो तब भी बुरा लगता। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक ही इसका टेक्स्ट जो है हम चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से ही। स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स सपोज 24 पिक्सल, सेव किया, यहाँ पर है। अब देखें आइकन का साइज़ बड़ा हो गया लेकिन टेक्स्ट का साइज़ उतना ही है, तो अब ये बुरा लग रहा है। बटन का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये सोल्यूशन था, हम फॉन्ट साइज़ की मदद से कर सकते हैं। एक है कि फॉन्ट ऑसम हमें खुद से ही प्रोवाइड कर रहा है क्लास। अच्छा, अगर हम इसका कोड जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अपने पेज से, अपनी वेबसाइट से रिमूव कर देते हैं, तो आप लोगों ने जितना कोड लिखा होगा उसका आपको वो गायब हो जाएगा, आइकन्स नहीं उसको मिलेंगे। आइकन्स कहाँ से आ रहे हैं? उसके सर्वर से आ रहे हैं ऑनलाइन। अगर नेट भी ऑफ कर देते हैं, तब भी आइकन गायब हो जाएंगे, क्योंकि आइकन्स जो है सारे फॉन्ट ऑसम आइकन्स के सर्वर से ही आ रहे हैं। अच्छा, ये क्लास जो है, हमने क्लास खुद तो कोई नहीं बनाई है, हमने FAS की भी कोई क्लास नहीं बनाई है, FA फाइल डाउनलोड की भी कोई क्लास नहीं बनाई है। ये क्लास जो है फॉन्ट ऑसम के सर्वर में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इस क्लास, जब ये क्लास यूज़ होगी तो ये वाला आइकन शो होगा या ये वाला टेक्स्ट शो होगा। अब यहाँ पर डाउनलोड में ही इसके देखें साइजेस भी हैं कुछ, तो हम यहाँ पर अच्छा, अगर हम क्लास यूज़ करें यहाँ पे, वैसे इसके डॉक्यूमेंट्स में आप लोग इसको पढ़ सकते होंगे कि साइज़ किस तरह इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे ये देखें, स्टाइलिंग में साइजिंग आइकन्स, इस पर क्लिक किया। साइजिंग आइकन्स के लिए कैमरे को एक्सेस करने के लिए आई में क्लास FAS FA कैमरा। अब अगर हमने साइजिंग चेंज करनी है, FA-XS से एक्स्ट्रा स्मॉल लार्ज करना है तो लार्ज। बुक का अगर हमने आइकन साइज चेंज करना है, FA-LG यूज़ करेंगे। अब देखें इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। FA-LG के अलावा अगर आप 3x कर दें तो इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये भी आइकन ही यूज़ हुए हुए हैं और फॉन्ट ऑसम आइकन ही यूज़ हुए हैं। ये जो है ये इमेजेस यूज़ हुई हैं, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये जो है ये भी आइकन ही यूज़ हुए हैं कोटेशन मार्क्स के। अगर यहाँ पे सर्च करें, ये देखें फ्री हमने यूज़ करने हैं, कोट राइट कोट लेफ्ट, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम वही FAS स्पेस दे के FA-कोट राइट, FAS FA-कोट लेफ्ट। उसी तरह यूट्यूब का आइकन यूज़ करना है या कोई और आइकन यूज़ करने हैं, जिस तरह यहाँ पर फीचर्स, प्राइसिंग। अभी देखें यहाँ पे ये भी आइकन यूज़ हुए हुए हैं, ये भी यहाँ पर ये आइकन यूज़ हुआ है, ये आइकन यूज़ है, ये आइकन यूज़ है और ये आइकन यूज़ है। अब यहाँ पे देखें आइकन का जो साइज़ है वो फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक ही है। अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट आइकन का साइज़ बड़ा कर देते, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा रहने देते तो
ये बुरा लगता, बहुत बुरा लगना था। कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल में ये ना टेक्स्ट है, आइकन हमें जो शो हो रहे हैं ये टेक्स्ट है। इसमें जितनी स्टाइलिंग हम टेक्स्ट को कर सकते हैं सेम सारी स्टाइलिंग हम इसको भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे सेंटर हो जाएगा, फॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर हम लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके जी, आइकन्स के बाद लिंक्स। अब ये देखें यहाँ पे आपको असाइनमेंट में मदद होगी। आप लोगों ने असाइनमेंट जो बनानी है उसमें एक लाइट मोड है और एक डार्क मोड है। एक्चुअल में मैंने उसमें एंकर टैग ही लगाया है, कोई बटन नहीं लगाया है। पेज नेविगेशन के लिए हम एक का टैग यूज़ करते हैं ना, तो एंकर टैग ही लगाया है, उसको आप लोग बटन की शक्ल दे सकते हैं। अब ये भी लिंक बटन ही है, एक्चुअल में ये एंकर का टैग है लेकिन स्टाइलिंग चेंज हुई भी है। ए कलर हॉट पिंक द 4 लिंक्स स्टेट्स आर, एक होता है ए लिंक जो आपको बाय डिफॉल्ट नज़र आ रहा है लिंक, एक होता है ए विजिटेड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब गूगल करते हैं उसमें एक बार जो लिंक विजिट कर लिया होता है उसका कलर चेंज हो जाता है जी, तो वो ए विजिटेड की मदद से है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे ही यहाँ पे माउस आता है इसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये ओवर की मदद से हो रहा है, ए ओवर। और ए एक्टिव होता है जब हम बटन प्रेस करके रखें, बटन प्रेस करके रखें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखें बाय डिफॉल्ट ए लिंक कलर रेड, ये अनविजिटेड का है। मैंने इस लिंक को विजिट कर लिया है, मैंने इस लिंक को विजिट किया हुआ है, तो इसका कलर क्या है, ग्रीन हो गया है। ओवर पे ये हॉट पिंक हो जाता है, हॉट पिंक हो गया। इसको अगर रेड करते हैं तो ये फिर जैसे ही माउस हम यहाँ पे लेके जाएंगे इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखें कलर रेड हो गया। कलर इसका येलो करना है तो इसका कलर येलो हो जाएगा। विजिटेड कलर का कलर पर्पल करना है जिस तरह गूगल में होता है, तो इसका कलर पर्पल कर दें, सेम वही गूगल की तरह। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लू कर दें तो ये इसका कलर ब्लू रहेगा लिंक का। अगर विजिटेड हो जाता है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट क्या कलर होता है, ये कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये इस तरह ब्लू कलर होता है। जब विजिट कर लेते हैं ए विजिटेड कलर पर्पल, रन किया इसका कलर पर्पल हो गया, ओवर किया तो कलर येलो हो गया। अब जैसे ही बटन प्रेस करके रखते हैं तो ये एक्टिव वर्क करता है, ये एक्टिव वर्क करता है। क्लिक करेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेंज करना हो कलर, लेट्स सपोज अगर हम इसको रेड कर देते हैं तो अब क्या होगा, जैसे ही इस पर क्लिक करके रखेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखें। अच्छा ए ओवर जो है वो ए लिंक और ए विजिटेड के बाद आना चाहिए। अगर ए ओवर हम पहले लिख देते हैं तो उसकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, स्टाइलिंग वो वर्क नहीं करेगी। और ए एक्टिव जो है वो भी ए ओवर के बाद आना चाहिए। ये CSS ऑर्डर है। सबसे टॉप पे ए या फिर ए लिंक ये आएगा, उसके बाद ए विजिटेड आएगा कि लिंक बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आता है, विजिट हो गया तो उसका कलर ये हो जाएगा। माउस जब लेके जाएंगे तो इसका कलर येलो होना चाहिए। अगर ये हम कोड उठा के ऊपर रख देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा ओवर का। और ए एक्टिव जो है अगर ये ओवर के ऊपर रख देते हैं तो तब भी ये वर्क नहीं करेगा जी। ये सिंगल सिंगल ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो आपको आ जाएगा नज़र। फिर ये बाकी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, बाकी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ए रखें तो ए का कलर ब्लू है। अब यहाँ पे माउस लेके भी जाए जी, सिर्फ विजिटेड कर दें तो सिर्फ विजिट का कलर ये उस पर अप्लाई हो जाएगा।
कलर इसका पर्पल कर दें, तो ये विजिटेड अगर हुआ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जी, दो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, कुछ भी ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ ओवर यूज़ करना है, सिर्फ ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कलर यूज़ हुआ है, ए का कलर चेंज हुआ है, और ए ओवर पे उसका कलर चेंज हो रहा है, और कुछ भी नहीं यूज़ हुआ। ना विजिटेड यूज़ हुआ है, ना एक्टिव यूज़ हुआ है, सिर्फ ए और ए ओवर। बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। लिंक को अगर बटन बनाना हो, लिंक को अगर बटन बनाना हो तो यहाँ पे आप लोगों को कोड मिल जाएगा, तो इसको जाके देख लीजिएगा। कर्सर अगर चेंज करना हो, कर्सर की अगर स्टाइलिंग चेंज करनी हो तो हम CSS की मदद से कर्सर भी चेंज कर सकते हैं। कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। टेक्स्ट में लेके जाते हैं तो वो टेक्स्ट के आइकन में आ जाता है, बटन पे लेके जाते हैं तो वो इस तरह हैंड का आइकन आ जाता है, पॉइंटर। ऑटो, क्रॉस एयर, डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट आइकन, ई रिसाइज, हेल्प, मूव, एन रिसाइज, एन ई रिसाइज, एन डब्ल्यू रिसाइज, पॉइंटर, प्रोग्रेस, एस रिसाइज, एस सी एस डब्ल्यू, टेक्स्ट, डब्ल्यू रिसाइज और वेट। तो इस तरह ये हम कर्सर चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर में क्या होता है कि आपको इस तरह के बुलेट्स नज़र आ रहे होंगे, और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग आ रही होती है। तो इसकी भी हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप की मदद से। UL.A, UL.B, अब ये UL.A है और ये UL.B है। लिस्ट स्टाइल टाइप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? जी, डॉटेड जी, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट जो है लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क होती है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सर्कल करेंगे तो सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। उसी तरह OL में बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 2 3 नज़र आ रहा होगा। अपर रोमन में लिखना है, अपर रोमन में लिख सकते हैं। लोअर अल्फा में लिखना है, लोअर अल्फा में आ सकता है। अपर अल्फा में लिखेंगे तो ये अपर अल्फा में हो जाएगा, ये देखें। तो इस तरह हम ये इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की और ऑर्डर लिस्ट की। इमेज लगानी हो तो यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं, कोई भी इमेज। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ लिस्ट स्टाइल टैब, मैंने ये आइकन लगाए हैं, यहाँ पे मैं इमेज भी लगा सकता था, यहाँ पे इमेज भी लगा सकता था। तो अपनी अपनी आप लोग पे डिपेंड करेगा। लिस्ट स्टाइल पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो आउटसाइड होती है, वो आउटसाइड होती है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड करेंगे तो वो फिर उस टेक्स्ट के इनसाइड में आएगी। अभी देखें ये टेक्स्ट जो है सारे एक ही लाइन में है और इसकी पोजीशन जो है वो आउटसाइड है। इनसाइड करते हैं तो वो टेक्स्ट के स्पेस में ही आ जाता है, टेक्स्ट की जगह आता है। पहला वो लिस्ट स्टाइल पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, टाइप यहाँ पर आएगी, उसके आगे से टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट स्टाइल पोजीशन से आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड ही होता है, इनसाइड करेंगे तो वो इनसाइड हो सकता है। अगर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप को रिमूव करना हो कि हमें नज़र ही ना आए तो हम उसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर सकते हैं। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट है, इसको पैडिंग भी मिली होती है, मार्जिन भी मिला होता है और लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क होता है। अगर हमने रिमूव करना हो इसकी स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे
मार्जिन 0, पैडिंग 0। समझ आ रही है ना? नहीं आ रही? ओके, स्टाइलिंग विथ कलर्स, हम इस तरह इसको कलर्स भी दे सकते हैं। यूएल का कलर, ये यूएल का कलर हो जाएगा और ये एलआई का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। उसी तरह हम मतलब डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। और यहाँ पे पैडिंग OLLI और ULLI, ओके जी। टेबल्स, ये भी आप लोग की असाइनमेंट में आएगा। टेबल बॉर्डर्स, बाय डिफॉल्ट आप लोग का बॉर्डर इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया, क्योंकि टेबल TH-TD को बॉर्डर मिलता है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। टेबल की विथ 100% करनी है, उसको विथ 100% कर दें। डबल बॉर्डर, बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल बॉर्डर नज़र आता है। सिंगल बॉर्डर करना हो तो टेबल पे टेबल को टारगेट करके बॉर्डर कोलैप्स कर देंगे, तो ये सिंगल बॉर्डर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखें, अगर ये रिमूव कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह के बॉर्डर नज़र आते हैं। अगर हम बॉर्डर कोलैप्स दे दें, जिसकी वैल्यू कोलैप्स होगी, इसको रन करेंगे तो सिंगल बॉर्डर आ जाएगा। ओके, इफ़ यू ओनली वांट अ बॉर्डर अराउंड द टेबल, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉर्डर रहे, ना फर्स्ट नेम के साथ, ना लास्ट नेम के साथ, ना इसकी वैल्यूज़ के साथ आए, तो सिंपल टेबल को टारगेट करके बॉर्डर एक दे दें। वरना क्या हो रहा है कि TH को भी बॉर्डर मिल रहा है और TD को भी बॉर्डर मिल रहा है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अराउंड ही एक बॉर्डर देना है, तो टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर इसको अप्लाई कर दें। टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं, विड्थ और उसकी हाइट है। TH और ये TD, TH की हाइट इंक्रीज़ कर दें तो वो हाइट उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये देखिए, इसमें हाइट इसको 70 पिक्सल मिली हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है? जी, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है हसन आप? जी 1 पिक्सल। सर आप? ऑटो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हाइट जो है, हाइट और विड्थ जो है ऑटो होती है। अब जैसे जैसे टेक्स्ट इंक्रीज करते जाएंगे या लाइंस को ब्रेक करते जाएंगे, उसकी हाइट देखेगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 70 पिक्सल। 50 पिक्सल्स करेंगे तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, 40 पिक्सल्स करेंगे इसकी हाइट कम हो जाएगी। इसकी हाइट को वैसे रिमूव कर दें तो ये ऑटो हो जाएगी। यहाँ पे TH में BR का टैग और दोबारा से कोई लाइन लिख दें, लेट्स सपोज, रन करेंगे तो ये देखें इसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। ओके जी, टेबल को बॉर्डर कोलैप्स मिला हुआ है, इस वजह से सिंगल बॉर्डर है। बॉर्डर कोलैप्स खत्म करते हैं तो डबल बॉर्डर्स में आ जाएगा। विथ 50% करनी है, विथ 50% दे दें टेबल को। टेबल की अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टली। अच्छा, इसके अंदर टेक्स्ट लाइन को आप लोग असाइनमेंट में देखेंगे सेंटर होगा, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। TH और TD को टारगेट करके टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइन है। अभी देखिए इसकी हाइट जो है थोड़ी इंक्रीज हुई हुई है TD की, TH की ठीक है, TD की इंक्रीज है, तो इसको भी हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, टॉप, बॉटम और मिडल। अभी ये देखें वर्टिकल अलाइन बॉटम है, इसको टॉप करेंगे तो टेक्स्ट टॉप पे आ गया, मिडल करते हैं तो इसका टेक्स्ट जो है
मिडल में आ जाएगा। इसको सेंटर में लेकर आना हो तो क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब देखें टेक्स्ट लाइन इस तरह ये सेंटर हो जाएगा। टेबल स्टाइल चेंज करना हो, पैडिंग भी दे सकते हैं इस तरह। असाइनमेंट जो बनी है उसमें बॉक्सेस में पैडिंग भी है। टेक्स्ट लाइन इसका लेफ्ट है। अगर हमने बॉर्डर सिर्फ नीचे देना हो, सारों का बॉर्डर रिमूव करके टेबल का भी बॉर्डर रिमूव कर दें, टीएच का बॉर्डर रिमूव कर दें, टीडी का बॉर्डर रिमूव कर दें। उसके बाद नीचे जब वैल्यू आप लिखेंगे दोबारा से टीएच और टीडी को बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड #DDD ये कलर दे दें, तो फिर इस तरह का आपको बॉर्डर नजर आना लग जाएगा। होवर टेबल, ये देखें जैसे ही हम किसी रो पे माउस लेकर आते हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, ये इस तरह की आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी, ये वाली कर लें। साथ ही मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, ऑलरेडी बनी हुई है। ये देखें, जिस भी कॉलम और रो में लेकर आते हैं तो उसकी वहां पे वो माउस का ओवर हो रहा है। ये देखें, नीचे लेकर आते हैं नीचे हो जाएगा, इस पे लेकर आते हैं तो इस पे आ जाएगा। तो ये इस तरह पहले ये भी पुरानी असाइनमेंट बनाई जो दी हुई है, उसके बाद फिर इस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, स्ट्रिप टेबल्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक बैकग्राउंड कलर वाइट होता है और एक ग्रे है, फिर उसके बाद वाइट और फिर ग्रे। हम इस तरह ज़ेब्रा स्ट्रिप टेबल्स बना सकते हैं। इसकी क्या कोडिंग है, टेबल रो को सिलेक्ट करके इस पे कॉलन ऐड करके NTH चाइल्ड है। अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है लेकिन ये टेबल में आ गया तो इसको हम देख सकते हैं। NTH चाइल्ड इवन सेलेक्ट करेंगे तो जितने इवन वाले होंगे तो उस पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर F2 रन। अब यहाँ पे एक और अगर टेबल रो ऐड कर देते हैं, लास्ट जो है वाइट नज़र आ रहा है, अब क्या होगा, ग्रे हो जाएगा लास्ट वाला। ये देखें, तो ये इसका कोड है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। TR:NTH चाइल्ड इवन, हमने इवन को सेलेक्ट करना है। ओड करेंगे तो ये पहली जो रो है वो भी अप्लाई हो जाएगी। ओड करेंगे तो अब ये TH जो है हेडिंग पीटर वाला वाइट हो जाएगा, ये लोइस वाला ग्रे हो जाएगा। ये देखें, टेबल का कलर TH के जितने एलिमेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, कलर वाइट कर दें। तो इस तरह भी फिर हम कर सकते हैं। सेम इसी में TH बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, रन। तो ये देखें, इस तरह भी हम फिर स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। टेबल को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो हम इस तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, टेबल का जितना कंटेंट है, टेबल का टैग एक डिव के अंदर रख देंगे। टेबल एलिमेंट जो है इसको एक डिव के अंदर रख देंगे और डिव को हम स्टाइल कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डिव की कितनी विड्थ होती है, 100% होती है। 100% से जब ये कंटेंट ज़्यादा होने लगेगा, अगर तो ओवरफ्लो एक्स ऑटो नहीं करते हैं तो क्या होगा, कोड इसका टेबल जो है वो आगे को मूव करने लग जाएगा और स्क्रॉल बार जो है वो बॉडी में आ जाएगा। अभी देखें, विड्थ इसकी 100% है। जैसे ही हम इसको स्क्रीन साइज कम करते हैं तो क्या हो रहा है, स्क्रॉल बार एक ऐड हो रहा है।
अब ये स्क्रॉल बार ऐड किस में हो रहा है? टेबल पे नहीं हो रहा है, ये डिव में हो रहा है। हमने डिव में ओवरफ्लो एक्स ऑटो लगाया है। अगर ये ओवरफ्लो हम अगर हिडन कर दें तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा। डाटा आपका जितना भी है, टेबल का जितना डाटा है वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। एंटर किया, अब कोई स्क्रॉल बार भी नहीं है और ओवरफ्लो जितना डाटा हो रहा था वो हिडन हो गया है। इन OS X line on Mac, scroll bars are hidden by default and only shown when being used even though overflow scroll is set। कि Mac जो यूज़र है स्क्रॉल बार क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होगा। जैसे ही हम वहाँ पे माउस लेके जाएंगे और यूज़ करने लगेंगे तब वो स्क्रॉल बार शो होगा, अदरवाइज स्क्रॉल बार शो नहीं होता है। फ्लोट तक तो करेंगे, आपके असाइनमेंट में काम आएगा। हमने पढ़ा कितना है अभी? टेक्स्ट हमने कल पढ़ लिया था, फॉन्ट्स किया आज जी, क्या चीज़? प्रैक्टिस ये जो है ना, ये फ्लोट तक अगर हम कर लेंगे ये आपकी असाइनमेंट में काम आएगा। गाइस साइलेंस प्लीज़। अगर हम फ्लोट तक कर लेते हैं ये आपकी असाइनमेंट में काम आएगा, अदरवाइज़ आपको असाइनमेंट में बहुत मुश्किल होगी। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे अभी तक हेडर भी नहीं बना होगा। आपका लेफ्ट साइड पे लोगो, राइट साइड पे बटन ही नहीं आ रहा होगा। जिन्होंने मेरे से पूछ लिया उनको तो मैंने बता दिया है, जिन्होंने नहीं पूछा है उनके लिए अभी तक समझ भी नहीं आ रही कि किस तरह वर्क कर रहा है। तो वो फिर फ्लोट की मदद से बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा करते हैं आगे। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, किसी भी इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक लेवल बना सकते हैं, किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन बना सकते हैं। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है यहाँ पर LI जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं। इनलाइन करेंगे तो डिस्प्ले वो इनलाइन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे LI किसी एक को स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक करता हूं तो क्या होगा? ब्लॉक हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये CSS वाला, ये भी इनलाइन है, ये भी इनलाइन है। ये ब्लॉक हुआ है, इसके आगे भी कोई टेक्स्ट नहीं था या कोई लिंक नहीं था, इसके आगे भी कोई लिंक नहीं है या LI का टैग नहीं है। इस वजह से अगर हम इसी को कॉपी करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, अब क्या होगा? HTML के साथ ही HTML लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि ये इनलाइन है। ब्लॉक लेवल सिर्फ ये हुआ है। इसे रिमूव करते हैं, डिस्प्ले नन करते हैं, बल्कि इसको डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन था, इनलाइन किया। सेम पोजीशन पे आगे डिस्प्ले नन करते हैं, वो डिस्प्ले नन हो गया है। अब आपको नजर भी नहीं आ रहा है, विजिबल हिडन, विजिबिलिटी हिडन, रन। गायब अब भी हो गया है मगर उसमें स्पेस है अभी भी। हमने डिस्प्ले नन किया था। डिस्प्ले नन से क्या होगा? हमने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, डिस्प्ले नन किया तो वो वहाँ से एलिमेंट गायब हो जाएगा। गायब होगा लेकिन साथ साथ वो अपनी स्पेस भी छोड़ देगा। यहाँ से वो अपनी उसने स्पेस भी छोड़ दी। अब देखिए CSS की जो स्पेस थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। अगर हम यहाँ से विजिबिलिटी हिडन सिर्फ करें तो क्या होगा? स्पेस रहेगी लेकिन वो एलिमेंट गायब हो जाएगा। इससे क्या है कि आपके लेआउट पे फ़र्क आ रहा होगा। लेट्स सपोज आपने लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है इस कंटेंट के हिसाब से, डिस्प्ले नन करते हैं आपका लेआउट ख़राब हो जाएगा। अगर आप विजिबिलिटी हिडन करते हैं आपका लेआउट नहीं ख़राब होगा। मतलब ये डिपेंड करेगा आपके जब आप वर्क कर रहे होंगे। मे बी आपने स्टाइलिंग इस तरह की हो जो डिस्प्ले नन करने से स्टाइलिंग ठीक हो रही हो, लेआउट ठीक हो रहा हो।
सम टाइम ऐसा होगा आप लोगों ने स्टाइलिंग इस तरह की होगी कि विजिबिलिटी हिडन करने से स्पेस वहीं पे रहे, तो तब जाके स्टाइलिंग आपकी ठीक रहेगी या लेआउट ठीक रहेगा। मतलब जब आप लोग वर्क कर रहे होंगे तो ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, डिस्प्ले नन से वो रिमूव हो जाता है, विजिबिलिटी हिडन से हाइड होता है, रीसेट से जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज हुई भी है वो सारी की सारी रीसेट हो जाती है। डिस्प्ले की जो से हमने यूज़ की है वो सारी की सारी रीसेट हो जाती है। मैक्स विथ से क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक हो गया। विथ से विथ सिलेक्ट होती है, मैक्स विथ से मैक्सिमम विथ सिलेक्ट होती है। जब विथ हो सेम प्रॉपर्टी में, सेम एलिमेंट में विथ हो और मैक्स विथ हो तो क्या अप्लाई होता है, एक ही प्रॉपर्टी में। अब जिस तरह ये डिव है, इसमें विथ भी हम सिलेक्ट करते हैं और मैक्स विथ भी सिलेक्ट करते हैं, तो कौन सी अप्लाई होगी, मैक्स विथ होगी या जो ज़्यादा होगी। हमने कल ये करके देखा था ना। लेट्स सपोज मैक्स विथ जो है विथ 500 पिक्सल्स है। अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो ये देखिए स्क्रॉल बार आ रहा है, ये स्क्रॉल बार आ रहा है, लेकिन मैक्स विथ करते हैं, मैक्स विथ 500 पिक्सल्स है और इसकी विथ जो है 100% है, तो ये 100% रह जाती है। और विथ अगर 500 पिक्सल्स करते हैं और स्क्रीन का साइज 500 पिक्सल से कम हो गया है तो वो फिर स्क्रॉल बार ऐड कर देगा और आपकी वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव थी अब वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी क्योंकि स्क्रॉल बार आ गया है। स्क्रॉल बार आ जाए तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहती है। अगर हमने ये बॉक्सेस जो हैं इसकी विथ जो है 500 पिक्सल्स रख दी है तो कंटेंट जो है या बॉर्डर जो है या बॉक्स जो है वो लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। हमने इसको सेंटर लाइन करना है, हमने इस बॉक्स को सेंटर लाइन करना है। अगर हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं तो इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर हमने इस बॉक्स को सेंटर में लेकर आना हो तो मार्जिन ऑटो। अब मार्जिन ऑटो जो हो रहा है ये टॉप और बॉटम से नहीं अप्लाई हो रहा है, इतना ऑटो टॉप और बॉटम से तो नहीं हो रहा है, ये लेफ्ट और राइट से अप्लाई हो जाएगा। रन करेंगे तो ये देखें इस डिव या इस बॉक्स की लेफ्ट से जितनी स्पेस थी और राइट में ये सेम है जितनी स्पेस बचती है। जैसे जैसे हम स्क्रीन का साइज भी इंक्रीज करते हैं तो ये ऑटो में ही रहेगा। इसको कम करते हैं तो ये सेंटर में आ गया, फुल विथ में आ गया और अब इसकी एलिमेंट की विथ 500 पिक्सल होगी। इसको मैक्स विथ 100% कर दें, रन करेंगे तो अब इसकी मैक्स विथ भी जो है वो 100% है। क्लियर है? ओके जी, पोजीशन ये हम नेक्स्ट में कर लेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जी इंडेक्स, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हमने देख लिया है। स्क्रॉल बार ऐड करना हो, ओवरफ्लो को अगर हाइड करना हो तो ओवरफ्लो हम हिडन कर देते हैं, तो जितना डाटा ओवरफ्लो हो रहा होगा बॉक्स में से या किसी कंटेनर में से वो हाइड हो जाता है। स्क्रॉल ऐड करेंगे तो स्क्रॉल बार ऐड हो जाता है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें एक बॉक्स बना हुआ है, उसकी हाइट जो है 50 पिक्सल्स है, कंटेंट जो उसके अंदर का है वो उस हाइट से इंक्रीज कर चुका है। ओवरफ्लो विजिबल है, बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो विजिबल है, तो ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ओवरफ्लो अगर हिडन कर देते हैं तो जितना उस हाइट से टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर हमने इसी बॉक्स के अंदर वो डाटा देखना भी है, कंटेंट देखना है, तो हम ओवरफ्लो ऑटो अगर कर देते हैं तो क्या होगा, एक स्क्रॉल बार आ जाएगा ऑटोमेटिकली, एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर टेक्स्ट जो है ये हॉरिजॉन्टली भी ओवरफ्लो हो रहा होता तो स्क्रॉल बार जो है एक ये हॉरिजॉन्टली भी आ जाता, क्योंकि हमने ऑटो किया है। अगर ओवरफ्लो एक्स ऑटो करते तो
ये ओवरफ्लो एक्स पे भी वर्क कर रहा होता और बाय डिफॉल्ट ये वैसे भी ऑटो ही होता है। ओवरफ्लो वाई करते तो ये बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो वाई ही है। ओवरफ्लो स्क्रॉल करेंगे तो तब भी स्क्रॉल रहेगा। और अब देखें, अब ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार एक आ गया है। ऑटो से हमने स्क्रॉल किया तो हॉरिजॉन्टली भी आ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली इनेबल नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ओवरफ्लो हो रहा है। हिडन करेंगे तो हिडन हो जाएगा, स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल आ जाएगा, ऑटो करेंगे तब भी सेम वही है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली, हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, वर्टिकली है तो वर्टिकली आ जाएगा। ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, एक्स होगा तो हॉरिजॉन्टली, वाई होगा तो वर्टिकली। CSS फ्लोट, ये देखें, यहाँ पे आपका लोगो, यहाँ पे आपका बटन। फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो लोगो का जो कंटेनर है, दो डिप बना लें हेडर के अंदर। एक्चुअल में हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं पढ़े अभी तक है, तो नेक्स्ट जी टेबल से भी रहता है, लेकिन हमने टेबल यूज़ नहीं करना है। टेबल का जो काम था वो पुराना हो गया है, वो HTML4 तक हो रहा था, हम डिव यूज़ करते हैं। और बाद में आके हम डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स भी यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, एक आप लोगों ने दो डिव बना ली, एक में लोगो रख दिया, एक में बटन रख दिया। डिव वाले लोगो वाले कंटेनर को फ्लोट लेफ्ट कर दें और बटन वाला जो कंटेनर है या बॉक्स जो है या डिव जो है उसको राइट कर दें। तो इस तरह ये क्या कहते हैं, आपका डाटा जो है लेफ्ट और राइट हो जाएगा। एक ही, अगर एक से ज़्यादा हो, बॉक्स एक से ज़्यादा हो, ये रहा ग्रिड ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल विथ बॉक्सेस, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का हमें पता है ना क्या होता है, अगर विथ और हाइट हो उसमें हम पैडिंग और बॉर्डर भी फिर वो इंक्रीज होने लगता है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो उसकी जितनी हाइट और विथ होगी वो उसके अंदर ही आ जाएगी, उसी में अप्लाई हुआ करेगा। बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट करेंगे विथ 33.33%। इसमें अगर हम बॉर्डर भी लगा दें या फिर पैडिंग भी यूज़ कर लें तो इसकी विथ जो है 33.33% ही रहेगी। ये देखिए, इसमें 50 पिक्सल्स पैडिंग भी ऐड हो रही है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, इस वजह से है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को रिमूव कर दें, रन करेंगे तो ये देखें उसकी विथ इंक्रीज हो गई पैडिंग की वजह से, और अब उसकी विथ जो है 33.33% नहीं रही है। 33.33% में 50 पिक्सल्स इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से उसने अप्लाई नहीं किया। रन करेंगे तो इस तरह ये आप लोग अपने बॉक्सेस को लेफ्ट और राइट कर सकते होंगे। सिंपल यहाँ पे दो बॉक्स रख दीजिएगा और उनकी विथ जो है 50% कर दीजिएगा, उसकी विथ जो है 50% कर दीजिएगा। यहाँ से इसको रिमूव कर दें, रन करें तो ये देखें ये दो बॉक्सेस में आ जाएगा। क्लियर है जी, दो डिव बनाएंगे। ये देखें ना, यहाँ पे ये बॉक्स का आपके पास कोड भी आ जाएगा। सिंपल यही कोड जो है, डिव क्लास बॉक्स, उसका स्टाइल में बैकग्राउंड कलर एक ही रहेगा। लेट्स सपोज यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव करके, बैकग्राउंड कलर इसका भी रिमूव किया और इसका भी रिमूव किया। ये क्लियर पिक्स की जो क्लास है, बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं तो ये डार्क मोड में वर्क करेगा। ये देखें, कलर इसका हमने वाइट कर देना है। रन करेंगे तो इसका अंदर का कलर वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर बटन आ जाएगा। बटन का जो बॉक्स होगा, बटन का जो बॉक्स होगा उसमें एक और स्टाइल अप्लाई होगा, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो क्या होगा, इसका टेक्स्ट जो है, बटन जो है वो ऑटोमेटिकली राइट में आ जाएगा।
ये देखें फुल विथ में हम देख रहे थे ना, हेडर जो है फुल विथ में था, लोगो आपका जो है लेफ्ट पे और बटन जो है राइट पे। इसमें एक चीज़ कीजिएगा, इमेज की इसमें देखिए इसकी विथ जो है यहाँ से 100% है, एजेस तक इसकी विथ जो है 100% है। इसका कंटेंट जो है थोड़ा सेंटर में आ रहा है, कंटेंट जो है सेंटर में आ रहा है। किसी भी बॉक्स को या बॉक्स को ही सेंटर करना हमने अभी भी देखा है। उस बॉक्स को मार्जिन ऑटो कर देंगे तो बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। बॉडी के अंदर एक डिप बना लीजिएगा, बॉडी के अंदर एक डिप बना दीजिएगा, उस डिप की विथ जो है 70% कीजिएगा, उस डिप की विथ 70% कर दीजिएगा और मार्जिन ऑटो कर दीजिएगा। आपका यह कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इसका सेंटर में आ जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट देख लें, इसकी एग्जांपल ले लें, इसकी विथ जो है या 100% तो ये बन रही है, लेकिन इसका कंटेंट देखिए सारा का सारा थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ है। तो बड़ी स्क्रीन में क्या होता है, अगर आप इसको फुल 100% विथ में कर दें तो वो प्यारा नहीं लगेगा। तो इस तरह फिर हम इसको सेंटर लाइन इस तरह करते हैं, बॉडी के अंदर एक बॉक्स बना लेते हैं। अब ये देखें जितने भी एजेस हैं लोगों में, देखें लोगो और ये सेम अलाइनमेंट में है, सेम अलाइनमेंट में है। जब प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे होंगे, अगर अलाइनमेंट का थोड़ा बहुत भी फ़र्क हो तो वो कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं रहता है, आपको कंपनी से भी निकाल सकते हैं। ये तो गलतियाँ होती हैं, होती बहुत बारीक सी हैं, लेकिन पूरी की पूरी वेबसाइट का लेआउट ख़राब कर देती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। अब ये देखिए जितना भी टेक्स्ट वगैरह है वो सारा का सारा सेंटर है। अब ये इमेज जो है, ये बैकग्राउंड कलर जो है ये फुल विथ में आ रहा है, ये भी फुल विथ में है। सिर्फ कलर्स वगैरह फुल विथ में आ रहे होते हैं, बाकी टेक्स्ट वगैरह जो कंटेंट वगैरह वो सेंटर में आ रहा होता है। जैसे ही हम इसका साइज़ जो है डिक्रीज़ करते हैं तो अब देखें ये विथ इसकी ऑटोमेटिकली 100% पे आ गई है। कंटेंट देखें अब ये 100% पे आ गया, मतलब छोटी स्क्रीन में 100% पे रहता है, जैसे ही बड़ी स्क्रीन हो जाती है उसका कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाता है। ये तो आपको छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है, मतलब प्रोजेक्टर की मदद से ये रेजोल्यूशन है। अगर इसे हम 4K में देखें, 4K रेजोल्यूशन में देखें तो इसने उससे भी मतलब सेंटर में आ जाना है, ये तब भी सेंटर में आ जाएगा जी। ये इमेज लगी हुई है। ओके गाइस, जज़ाकुमुल्लाह।